Hello friends, welcome in my channel SPD 999. This is Vikas with lecture 2 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about features of JavaScript, character set, tokens, etc. So let's start from the introduction about the content of JavaScript, which we are going to cover in this playlist. First of all, we will cover part 1, that is basic of JavaScript, and second part will be advance of JavaScript. So हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है JavaScript कंटेंट को, और हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन और उसका रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट्स क्रिएशन में, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, बट पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और इसमें लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं। मतलब अलग अलग फील्ड में वर्क करने के लिए हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइब्रेरी के मामले में काफ़ी रिच हो रही है धीरे धीरे। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब इस पर इंटरप्रेटर यूज़ होता है, और इसमें बिल्ट इन फंक्शंस आपको मिलेंगे। केस सेंसिटिव है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं। फास्ट है, रिलायबल है, इवेंट हैंडलिंग के सारे फंक्शंस हैं। इसको हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साइड में यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस काफ़ी बेटर है और अच्छा इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये स्लाइड मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था आपको कि कुछ अलग अलग यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं। आप देख सकते हो कि क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट का जेएस जो जेक्वेरी है वो यूज़ होता है, रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, पॉलीमर जेएस है। ये सब अलग अलग तरह की लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं जिनके अलग अलग पर्पज़ हैं फ्रंट एंड में, तो यूज़ होते हैं। बैकएंड की अगर हम बात करें तो टोटल जेएस या नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस जैसे लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क और रन टाइम इन्वायरमेंट हैं जो यूज़ होते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोटॉन, नेटिव, इलेक्ट्रॉन जेएस, ऐप जेएस एंड नोड जीयूआई, और इसके अलावा मोबाइल डेवलपमेंट में जेक्वेरी, नेटिव, रिएक्ट नेटिव, फोन गैप, मोबाइल एंगुलर यूआई जैसे अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। तो इनकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट डिफरेंट फील्ड्स में स्ट्रांग होती जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल फ्रेश। यहाँ से कैरेक्टर सेट्स, कैरेक्टर सेट एक्चुअली में किसी भी लैंग्वेज के वो सारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन है जो उस लैंग्वेज को बनाते हैं या उस लैंग्वेज में लिखे जाने वाले सेंटेंसेस या इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में कॉन्सोनेंट होते हैं, मात्राएं होती हैं, तो उन सब से वो लैंग्वेज बनती है। वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं को हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। जैसे सारे अस्काई कैरेक्टर्स यहाँ जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी पर्पज़ के लिए। स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9, ऑल स्पेशल सिंबल्स, ऑल वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, सब कुछ यहाँ पे यूज़ होता है किसी न किसी पर्पज़ से। तो इन कैरेक्टर सेट को कंबाइन करके, ग्रुप करके एक मीनिंगफुल एलिमेंट बनाते हैं या यूनिट बनाते हैं, जो आपके प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसे हम टोकन कहते हैं। तो टोकन आप कह सकते हो कि जो आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्रामिंग का एक सिंगल वर्ड है। जैसे मान लो एक पैराग्राफ लिखा होता है इंग्लिश में, तो वो वर्ड का कलेक्शन होता है। पैराग्राफ या सेंटेंस आप कहो तो वर्ड का कलेक्शन होता है। वैसे आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बेसिकली टोकन के कलेक्शन से बनता है। तो कैरेक्टर सेट का कॉम्बिनेशन, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन टोकन बनाता है, और टोकन का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, कलेक्शन, सेंटेंस यानी इंस्ट्रक्शन बनाता है प्रोग्रामिंग में, और इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन ही प्रोग्राम बनाता है। तो जैसे वर्ड्स की अपनी कैटेगरी होती है, वर्ड में कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, प्रोनाउन है, वैसे ही यहाँ टोकन्स की भी 5 कैटेगरी हैं। जितने भी टोकन किसी प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, आप ऐसे समझो कि पूरा प्रोग्राम टोकन का ही कलेक्शन है। पूरे प्रोग्राम में हम टोकन ही लिखते हैं। तो उन सभी टोकन्स को कैटेगराइज करके रखा गया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। कीवर्ड्स, लिटरल, आइडेंटिफायर, सेपरेटर एंड ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड क्या है। टोकन में कीवर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो इस लैंग्वेज के प्रीडिफाइंड वर्ड हैं। कुछ मोर देन 50 कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट में जो डिफाइन करके रखे गए हैं। हर वर्ड का अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है और प्रीडिफाइंड है। इनको हम लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो जब भी हमें इनकी नीड होती है तो हम इनको यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे टास्क होते हैं जिनको रिपीटेडली करना होता है लैंग्वेज में। तो अगेन एंड अगेन उसके लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखें, उससे बेटर है उसका एक शॉर्टकट बना दिया गया है लैंग्वेज में। आप वो शॉर्टकट लिखते हो, उसको समझ आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो इन्हीं शॉर्टकट वर्ड्स को हम एक्चुअल में कीवर्ड कहते हैं। हर लैंग्वेज में अपने वर्ड्स हैं, इस लैंग्वेज के ये वर्ड्स हैं। इसके अलावा लिटरल, आपके प्रोग्राम में यूज़ होने वाली सभी तरह की वैल्यूज़ को हम लिटरल बोलते हैं। लिटरल का मतलब यहाँ पे
वैल्यूज से है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में नंबर टाइप की वैल्यू है, नंबर में आपने देखा जैसे कि 12 लिखा हुआ है, तो 12 क्या है, बेसिकली एक इंटीजर टाइप का नंबर है, ये फ्लोट टाइप का नंबर है, तो ये भी एक डेटा टाइप है, यानी वैल्यूज़ का टाइप है तो उसको हम डेटा टाइप बोल देते हैं। ऐसे ही स्ट्रिंग टाइप के लिटरल होते हैं, ये भी एक डेटा टाइप है उसमें जावास्क्रिप्ट में। तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, सिंगल कोटेशन में भी कर सकते हो, डबल कोटेशन में भी कर सकते हो। जब आप अंदर कोई वर्ड या कैरेक्टर को डबल कोटेशन में आउटपुट पे दिखाना चाहते हो तो स्ट्रिंग को बाहर से सिंगल कोटेशन में इनक्लोज कर दो, और अगर कोई वर्ड या कैरेक्टर आप सिंगल कोटेशन में आउटपुट में दिखाना चाहते हो तो स्ट्रिंग को बाहर से डबल कोटेशन में इनक्लोज कर दो। इसके अलावा बूलियन वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स, इनको हम बूलियन वैल्यू कहते हैं। ये वैसे सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी मैं बस ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, नोट करते जाइएगा। इसके अलावा अनडिफाइन भी यहाँ जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप है, एक वैल्यू है। जब किसी वेरिएबल को आप बनाते हो और उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हो तो वो अनडिफाइंड कहलाता है। तो अगर आप इसको प्रिंट करें एक्स वाई जेड को तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, मतलब कि अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक्चुअल में डिक्लेरेशन कहलाता है वेरिएबल का। वैर वेरिएबल बनाने का तरीका है प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट में, और एक्स वाई जेड वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्स वाई जेड अनडिफाइंड है। और अभी आपको नहीं पता है कि क्या है वेरिएबल और क्या है ये सारी चीज़ें, तो अभी एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी, सब कुछ डिस्क्लोज होता जाएगा, ओपन होता जाएगा, खुलती जाएंगी सारी कड़ियाँ। तो आप बस इस पर बने रहिए, टॉपिक्स पे कनेक्ट रहिए। नल वैल्यूज़ हैं, नल वैल्यूज़ में आप देखो कि अगर आप किसी वेरिएबल को नल रखना चाहते हो, कि हम उस पर अनडिफाइन नहीं रखना चाहते कि उसमें अनडिफाइन है, तो आप नल वैल्यू रख सकते हो। नल वैल्यू, उसमें कोई वैल्यू भी नहीं है और वो ऐसा अनडिफाइन भी नहीं है। तो नल एक तरह का ब्लैंक कैरेक्टर है, उस पर कोई वैल्यू नहीं होती है, बट हम कह सकते हैं कि उस पर कुछ तो पड़ा हुआ है, कुछ है जिसे हम नल कहते हैं, कि ब्लैंक कैरेक्टर होता है नल। इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, आप प्रोग्राम में जो भी चीज़ें यूज़ करते हो उसका कुछ ना कुछ नाम देते हो। जैसे आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो किसी वेरिएबल में तो वेरिएबल का नाम देते हो, सेट ऑफ कोड बनाते हो, फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन का नाम देते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट का नेम देते हो, क्लास बनाते हो तो क्लास का नेम देते हो, मॉड्यूल्स बनाते हो तो मॉड्यूल का नेम देते हो। तो इन्हीं नेम को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर में जैसे कि वेरिएबल है, वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वेरिएबल को आप कंटेनर समझो, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करके रख देते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि a इज इक्वल 24 लिखा, 25 लिखा है, तो ये a जो है एक वेरिएबल है, 25 एक लिटरल है, इंटीजर टाइप की वैल्यू जो भी हमने समझा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, और b वेरिएबल है जिसमें हमने इसको स्टोर किया हुआ है। तो जब भी आप कोई आइडेंटिफायर बनाते हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट, किसी क्लास, मॉड्यूल या वेरिएबल को जब नाम देते हो, फंक्शन को नाम देते हो, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, ध्यान में रखना होता है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं हम, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके वेरिएबल का नाम बना दें या फंक्शन का नाम बना दें। तो जैसे सबसे पहले है कि आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ कीवर्ड, एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए भाई। पहले से कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स दिए गए हैं तो लैंग्वेज उनको अलग तरीके से समझता है। अब कीवर्ड के नाम का आप वेरिएबल बना दोगे या फंक्शन बना दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो एरर दे दे। इसलिए जो कीवर्ड पहले से हैं, अभी हमने देखा था ना 50, मोर देन 50, तो उस नाम के वेरिएबल या कोई आइडेंटिफायर आप नहीं बनाएंगे। आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर। तो किसी भी आइडेंटिफायर में आप लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर या डॉलर यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल या कुछ भी अलाउड नहीं है। यानी आप फंक्शन का नाम दे रहे होगे तो आप लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर साइन के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बना सकते हो। सिर्फ लेटर के कॉम्बिनेशन से बना लो, सिर्फ डिजिट नहीं होना चाहिए, लेटर हो सकता है, लेटर डिजिट हो सकता है, लेटर अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर डिजिट हो सकता है। डिजिट के मामले में कुछ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वेरिएबल सिर्फ डिजिट के नाम का नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 25 नाम का वेरिएबल बनाओ तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, एरर आएगी। स्टार्ट नहीं होना चाहिए डिजिट से, डिजिट के नाम का नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा दो या कोई एक लेटर रख दो, अल्फ़ाबेट रख दो, तब बन जाएगा। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ बनाना है, कोई कीवर्ड है, इफ नाम का जैसे कीवर्ड है, मान लो यहाँ पे इफ नाम का कीवर्ड है, ये आपको कैच नाम का वेरिएबल बनाना है तो आप बना सकते हो। सी कैपिटल कर दो, कीवर्ड तो स्मॉल में है तो स्मॉल कैपिटल केस सेंसिटिव है ये, तो बना देगा, कैपिटल में बना देगा, लेकिन स्मॉल में नहीं बनाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बेसिक सी चीज़ें समझने वाली हैं।
कि ये कंस्ट्रक्शन रूल है, हर जगह आप अप्लाई करोगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब जगह होता है कि जैसे यहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है, ए इज इक्वल 24, हम राम इज इक्वल 24 रख सकते हैं। तो नाम कितना भी बड़ा आप रख लो, वैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में लिमिट भी होती है, किसी में 128 कैरेक्टर, किसी में 256 कैरेक्टर, तो बहुत बड़े साइज हैं। हमें आइडेंटिफायर बहुत बड़े रखने भी नहीं होते हैं, इतने बड़े नहीं रखने होते कि हम उनकी स्पेलिंग ही लिखते रहें या उनके नाम ही लिखते रहें प्रोग्राम में, तो वो भी एक हेडक हो जाएगा। तो हम आइडेंटिफायर, वेरिएबल या फंक्शन के जो नेम होते हैं वो छोटे ही बनाते हैं, बट अब इतने भी छोटे नहीं बनाने हैं कि हम यही भूल जाएं कि किसकी वैल्यू कहाँ पे है। मतलब कि मीनिंगफुल नेम होना चाहिए और कोशिश करो कि छोटा हो, बट अगर बड़ा बन रहा है तो बड़ा भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ABCD XYZ करके हमेशा वेरिएबल बनाते रहो, फिर बड़े प्रोजेक्ट में आप ये भूल जाओगे कि कौन सी वैल्यू किस वेरिएबल में, तो आपको याद रखना पड़ेगा स्पेशली कि x में कौन सी वैल्यू है, y में कौन सी वैल्यू है, a में कौन सी वैल्यू है, b में कौन सी वैल्यू है। अब 100 वेरिएबल आपने बनाया ABCD करके तो याद ही नहीं रहेगा। तो जिस चीज़ की वैल्यू आपने स्टोर करी है उसी नाम का वेरिएबल बना दो आप। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए तो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम देख के पता चल जाए कि ये फंक्शन एक्चुअल में किस काम के लिए बना, या वेरिएबल देख के पता चल जाए कि इस वेरिएबल में एक्चुअल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। जैसे मान लो राम के मार्क्स स्टोर करने, तो राम एम लिख दो, राम अंडरस्कोर एम लिख दो, तो उसे पता चलेगा कि राम के मार्क्स हैं। अब आपने ए स्टोर कर दिया, फिर श्याम, मोहन, सोहन सबके मार्क्स स्टोर करोगे, कैसे याद रहेगा कि ए में किसके मार्क्स हैं, बी में किसके मार्क्स हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ेगा। तो वेरिएबल या फंक्शन के नेम या आइडेंटिफायर जो होते हैं बेसिकली, उनके नेम देना बहुत स्मार्ट वर्क होता है। तो बहुत आपको स्मार्टली नेम देने होते हैं, क्योंकि आप ही भूलोगे, आपके लिए हेडेक होगा, बार बार परेशान होगे, समझने की कोशिश करते रहोगे कि वेरिएबल मैंने क्यों बनाया था, इसका इसमें कौन सी वैल्यू रखी है, या फंक्शन क्यों बनाया था, वो किस काम के लिए बना है। तो नाम ही बेसिकली बताता है, उसको आइडेंटिफाई कराता है ना कि ये किस लिए बना है, तो इसलिए नाम बहुत स्मार्ट तरीके से रखना होता है। इसके बाद आते हैं सेपरेटर। सेपरेटर्स वो आप कह सकते हो सिंबल्स हैं जो किसी एक एंटिटी को दूसरे से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप पंचुएटर्स यूज़ करते हो, कॉमा, डॉट, डैश, फुल स्टॉप, ये सब तो वैसे प्रोग्रामिंग में भी होते हैं। तो कॉलन, सेमी कॉलन, जैसे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लिख सकते हो कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये ब्रैकेट्स हैं, कॉमा है, और इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए हम इन सिंबल्स को सेपरेटर या पंचुएटर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो ये हमने 4 अलग अलग कैटेगरी देख ली हैं टोकन्स की। इसके अलावा आपके प्रोग्राम में पांचवी जो चीज़ हो सकती है, भाई पहली चीज़ क्या हो सकती है, पहली चीज़ कीवर्ड, कोई कीवर्ड हो सकता है। दूसरी चीज़ कोई लिटरल वैल्यू होगी। तीसरी चीज़ कोई आइडेंटिफायर होगा। और चौथी चीज़ कोई पंचुएटर हो सकता है। ये 4 चीज़ें हो गई हैं, और आपके पूरे प्रोग्राम में पांचवी चीज़ जो हो सकती है वो है ऑपरेटर। कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। इन 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, कलेक्शन से ही आपका प्रोग्राम बना होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन बेसिकली इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको देखो तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें a इज इक्वल 25 लिखा है। तो 25 क्या है, एक लिटरल है, वैल्यू है। a क्या है, एक आइडेंटिफायर, वेरिएबल है। और इक्वल साइन क्या है, एक ऑपरेटर है। तो देखिए ऑपरेटर, आइडेंटिफायर और लिटरल, 3 के कॉम्बिनेशन से बन गया है ना। अब यहाँ पे अगर हमने लाइन को कंप्लीट करने के लिए टर्मिनेटर लगा दिया होता, यानी सेमीकोलन लगा दिया होता, जो कि हम लगाते हैं प्रोग्रामिंग में, आगे देखेंगे, तो ये उसमें वो आ जाता, सेपरेटर भी यूज़ हो जाता। तो इस तरीके से इन पूरा प्रोग्राम जो है इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं और उनके टाइप्स हैं, बहुत डिटेल में इनको हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग में सारे ऑपरेशंस, सारे लॉजिक्स जितने भी आप बनाते हो वो ऑपरेटर्स पे डिपेंड करती है। ऑपरेटर्स पे आपकी जितनी अच्छी कमांड होगी, आप जितनी अच्छी समझ होगी ऑपरेटर की, आप उतने अच्छे लॉजिक बना पाओगे और उतने अच्छे से लॉजिक्स को समझ पाओगे। तो इन ऑपरेटर्स को बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो में इसको रख रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बट बहुत ध्यान से इनको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ऑपरेटर। So guys, if you have any doubt or question, then you can contact or comment. That's all for this lecture. Thanks for watching.